ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास बढ़िया सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख जो फीचर्स हैं, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जो संविधान है उसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान की यदि विश्व के अन्य देशों से यदि तुलना करते हैं तो जैसे अमेरिका का संविधान है वो काफ़ी संक्षिप्त है, उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। तो विश्व के अन्य देशों से यदि हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व के जितने भी संविधान हैं उसमें भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। जब संविधान को लागू किया गया था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। प्रथम संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया जो दल बदल से संबंधित है, और 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज और जो शहरी नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं उनको, नगर पालिकाओं को, इनको इसमें सम्मिलित किया गया। संक्षिप्त तौर पे कहा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि लिखित और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान ब्रिटेन की भांति अलिखित नहीं है, परंपराओं, अभिसमयों, रूढ़ियों पर आधारित नहीं है। भारतीय संविधान है वो लिखित और निर्मित है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था और इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि भारतीय जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। देखिए, साधारणतः संविधान है वो दो प्रकार के होते हैं, उनकी 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक कठोर प्रकृति, एक लचीली प्रकृति। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन दोनों का सम्मिश्रण बताया है, दोनों का समन्वय किया है। कुछ संशोधन संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है, जैसे नए राज्य का गठन करना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, इस प्रकार के जो संशोधन हैं वो भारतीय जो संसद है वो अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको संसद अपने विशिष्ट बहुमत से करती है, 2/3 बहुमत से करती है, जैसे मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ कोई मामला है। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो संसद है वो अपने 2/3 बहुमत से या विशिष्ट बहुमत से करती है। ऐसे हैं जो संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है, तो इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन दोनों का सम्मिश्रण किया है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह इकहरी नागरिकता। भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। भारत में अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता है, देश की अलग नागरिकता है। तो भारत में केवल इकहरी नागरिकता को ही अपनाया गया है, केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकताएं नहीं हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। संसदीय शासन प्रणाली की 2 मुख्य बातें हैं या 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। एक तो यह है कि
दोहरी कार्यपालिका होती है संसदीय शासन प्रणाली में। तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्र की या औपचारिक जो कार्यपालिका है वो तो भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। दूसरी जो संसदीय शासन प्रणाली की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये होती है कि कार्यपालिका के सदस्यों का जो चयन है वो व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही किया जाता है और वो उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है संसदीय शासन प्रणाली की वो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व है। यानी मान लीजिए किसी मंत्री विशेष के खिलाफ यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए इस संबंध में कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में सभी एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली है वो भारतीय संविधान की मेजर विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक होते हुए एकात्मक है। संघात्मक होते हुए एकात्मक का अर्थ क्या है? कुछ संघात्मक विशेषताएं हैं, जैसे 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं संघात्मक की जो भारत में पाई जाती हैं। संविधान की सर्वोच्चता है। केंद्र और राज्य सरकारें जो अपनी शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त करते हैं। शक्तियों का बंटवारा यानी शक्तियों का बंटवारा है वो स्पष्ट शब्दों में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच में यदि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो उस विवाद को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है उसका प्रावधान किया गया है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो संघात्मक होते हुए एकात्मक है। एकात्मक की कुछ विशेषताओं के ऊपर अपन नज़र डालते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुदान के लिए राज्य हैं वो केंद्र पर निर्भर करते हैं, आपातकाल के समय संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये इकहरी नागरिकता या जो एकीकृत न्यायपालिका या शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुदान के लिए राज्य केंद्र पर निर्भर करते हैं, आपातकाल के समय संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो एकात्मक की ओर झुकाती हैं। शक्तियों का बंटवारा है वो किया गया है, अभी मैंने आपको बताया है 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि संघ सूची है उसमें लगभग 100 विषयों को रखा गया है। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। इनमें रेल, डाक, तार, मुद्रा, युद्ध संधि, समझौते, वायुयान, बंदरगाह, सेना, टंकण, ये जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं ये संघ सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची है तो राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। इसमें पहले 66 विषय थे, अब 62 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 विषय हैं वो राज्य सूची से निकाले गए। शिक्षा है, वन है, नापतोल है, जंगली जानवर है, और एक नया जो विषय है वो भी जोड़ा गया था समवर्ती सूची में, जिसका जिक्र हम आगे समवर्ती सूची में करेंगे। तो ये 4 जो विषय हैं ये राज्य सूची से निकाले गए। 66 विषय थे पहले, अब 62 विषय हो गए हैं। महत्वपूर्ण विषयों में जैसे पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सिंचाई है, कृषि है, प्रादेशिक लोक सेवा, आबकारी, शराब, ये सभी जो विषय हैं ये राज्य सूची में रखे गए हैं। इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। समवर्ती सूची, इसमें पहले 47 विषय थे, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 4 विषय हैं वो राज्य सूची से निकाले गए, तो 47 और 4 51, एक नया विषय जोड़ा गया जनसंख्या और परिवार नियोजन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो अब समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वो 52 हो गई और पहले 47 थे। इन समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास में है। लेकिन यदि इनमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार जो कानून बनाती है
वही मान्य होता है। अवशिष्ट विषय हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। अवशिष्ट विषय वे विषय हैं जिनका उल्लेख संविधान की तीनों सूचियों में नहीं किया गया है। इन विषयों के ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सामंजस्य है। यानी भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विधि का शासन। भारत में विधि के शासन को अपनाया गया है, अर्थात विधि सर्वोच्च है, सभी विधि के अधीन हैं। एक आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक कानून है वो समान रूप से लागू होता है। विधि के शासन की ये जो अवधारणा है ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है उसको अपनाया गया है। मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था वो कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब जो पहले अनुच्छेद 31 में था, अब ये अनुच्छेद 300 क में रखा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद। नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और उसका जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य हैं उनका प्रावधान संविधान में किया गया है। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। देखिए, जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो 42वां जो संविधान संशोधन किया गया 1976 में, उसमें भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्यों का संविधान में प्रावधान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे। वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया है। कुल मिलाकर वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। पंथ निरपेक्षता है वो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता जो है इसमें राज्य की नज़रों में सभी धर्म समान हैं। राज्य न तो किसी धर्म का विरोध करता है न राज्य किसी धर्म का समर्थन करता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अंतिम जो संप्रभु शक्ति है वो भारतीय जनता है, भारतीय जनता में निहित है। और भारत है वो आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में पूर्णतया संप्रभु है। विदेशों से किसी भी प्रकार के संधि समझौते करने में स्वतंत्र है। और उसकी जो संप्रभु शक्ति है वो भारत के अंदर जितने भी नागरिक निवास करते हैं वो उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य हैं। गणराज्य का अर्थ है कि देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है
राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है, वो ब्रिटेन के सम्राट की भांति वंशानुगत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस करने का प्रयास किया है। थैंक यू।